संघ लोक सेवा आयोग ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2018 के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजस्थान के जयपुर निवासी कनिष्क कटारिया ने परीक्षा में टॉप किया है। लड़कियों में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख अव्वल रही। टॉप 10 में से 4 अभ्यर्थी राजस्थान से हैं। आपको बता दें, कनिष्क समेत जयपुर के 3 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जयपुर के अक्षत जैन नंबर 2 पर, तो अजमेर के किशनगढ़ निवासी श्रेयास कुमट चौथे स्थान पर रहे। वहीं जयपुर के शुभम गुप्ता ने 6ठी रैंक हासिल की है। इस बार फाइनल रिजल्ट में 759 परीक्षार्थी परीक्षा पास करने में कामयाब हुए हैं। इनमें जनरल कैटेगरी में 361, ओबीसी के 209, एससी के 128 और एसटी के 61 परीक्षार्थी शामिल हैं। इस बार शीर्ष 25 में 15 पुरुष परीक्षार्थी और 10 महिला परीक्षार्थी का नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि आईएएस परीक्षा में टॉप 10 में से राजस्थान के 4 लोग शामिल हैं और कनिष्क कटारिया जिन्होंने टॉप किया है आईएएस का एग्ज़ाम, वो जयपुर से हैं। टॉप 10 में जयपुर के 3 हैं और अजमेर से 1 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि कल देर रात परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। आईएएस 2018 के टॉप 10 में से 4 अभ्यर्थी राजस्थान से हैं। कनिष्क के साथ ही जयपुर के 3 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। जयपुर से अक्षत जैन है नंबर 2 पे, तो अजमेर से किशनगढ़ निवासी श्रेयास कुमार चौथे स्थान पर। जयपुर के शुभम गुप्ता 6ठी रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। तो फाइनल रिजल्ट में आपको बता दें 759 परीक्षार्थी परीक्षा पास करने में कामयाब हुए हैं। तो आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आईएएस 2018 के परिणाम कल देर शाम घोषित कर दिए गए, जिसके बाद जयपुर के कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है आईएएस में। और आपको बता दें साथ ही कि राजस्थान के लिए गर्व की बात, राजस्थान से 4 अभ्यर्थी जिन्होंने टॉप 10 में अपना नाम टॉप 10 में वो लोग शामिल हैं। इसमें जयपुर से 3 और अजमेर के किशनगढ़ से 1 अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह से राजस्थान के 4 अभ्यर्थी जो आईएएस में टॉप 10 में जगह पाने में सफल रहे। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के रिजल्ट्स घोषित और टॉप 10 में राजस्थान से 4 अभ्यर्थी। इसके साथ ही राजस्थान का सर गर्व से ऊंचा करने वाले ये लोग कनिष्क कटारिया जिन्होंने टॉप किया है आईएएस का एग्जाम, और इसके साथ ही जयपुर से 3 अभ्यर्थी और इसके साथ ही 1 अजमेर के किशनगढ़ से जिन्होंने इस आईएएस 2018 में सफलता अर्जित की है और टॉप 10 में अपना नाम शामिल करने में कामयाब रहे। आपको बता दें टॉप 25 में से 15 पुरुष परीक्षार्थी और 10 महिला परीक्षार्थियों का नाम शामिल है। टॉप 25 में से आपको बता दें 10 महिला परीक्षार्थी भी रहे जिन्होंने आईएएस परीक्षा को पास किया है और अब वो भविष्य के आईएएस होंगे। 10 महिला परीक्षार्थी हैं जिन्होंने तो आपको बता दें टॉप 10 में जयपुर के 3 अभ्यर्थी और इसके साथ ही 1 अजमेर के किशनगढ़ से कनिष्क कटारिया जिन्होंने टॉप किया है आईएएस। देश भर में जयपुर का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है और राजस्थान के ये कनिष्क कटारिया जिन्होंने आईएएस 2018 के परीक्षा परिणामों में सफलता हासिल की है और पहला स्थान इनको मिला है। उन्होंने टॉप किया है आईएएस का एग्ज़ाम। तो पत्रिका टीवी पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आईएएस और आपको बता दें कि राजस्थान में से 4 अभ्यर्थी टॉप 10 में सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। और भवनेश हमारे साथ हैं जो कनिष्क कटारिया के साथ इस समय मौजूद हैं। जी भवनेश, कनिष्क कटारिया के साथ आप मौजूद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या कहना है कनिष्क का? जी कनिष्क ने पूरे आईएएस टॉप किया है राजस्थान में, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश का नाम रोशन। कनिष्क से हम बात करना चाहेंगे कि कनिष्क
क्या सोचते हैं इस जर्नी में? आईआईटी मुंबई से टॉप किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने विदेश में साउथ कोरिया में नौकरी की, वहाँ से छोड़ के आए देश सेवा को समर्पित मानते हुए, और यहाँ पे सिविल जो सर्विसेज में टॉप किया। हम कनिष्क से जानना चाहेंगे, कनिष्क आप बताएं किस तरह की आपकी जर्नी रही? आईआईटी आपने किया, टॉप किया, उसके बाद आप विदेश गए और यहाँ पे लौट के आए, क्या कारण रहा यहाँ लौटने का? जी, कारण तो मैं बाहर इसलिए गया था क्योंकि मुझे बाहर का एक बार एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे काफ़ी यंग एज पे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड उसके बाद में मैं बाहर काम करा, मैंने थोड़ा इंडिया में काम करा। मैंने देखा कि इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है, यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी दोनों सर्विस में रहे हैं, उनको मैंने काम करते हुए देखा था, एंड उससे मुझे अंदाज़ा था कि काफ़ी अच्छा काम करा जा सकता है सर्विसेज के अंदर आके। तो वही मेरा मोटिवेशन था। उसके बाद में मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने की डिसीजन लिया था। तो आपके देश सेवा के लिए यहाँ पे देश में लौटे हैं, क्योंकि वहाँ पे बता रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा पैकेज था, वो छोड़ के आप यहाँ पे आए? जी, पैकेज था अच्छा, बट मेरे लिए पैकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। मेरे लिए था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, एंड इंडिया में आके अगर मैं इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूँगा तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए मच मोर सेटिस्फाइंग होगा, रादर देन मैं किसी प्राइवेट कंपनी में केवल पैसे कमा रहा हूँ। आपने एक बात और है कि आपने अपने शौक को कभी इसके पढ़ाई को शौक पे हावी होने दिया क्या कभी? भाई ऐसा माना जाता है कि जो आईएएस आईपीएस ये पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जो हॉबीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा निकट नहीं रहते, पास में नहीं रहते। जी नहीं, मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं जितना पॉसिबल है मैं हॉबीज़ को फॉलो कर सकूं, क्योंकि उसी से माइंड रिलैक्स हो पाता है। कंटिन्यूसली पढ़ना, इसके एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 साल की पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। एक अटेम्प्ट के लिए भी 1.5-2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें विदाउट हॉबीज़ एकदम नहीं हो पाता है। तो मैं जैसे फुटबॉल देखना, क्रिकेट देखना मेरे को काफ़ी पसंद था, तो मैं जब भी मैचेस आते थे मैं उनको देखता था, क्योंकि वो देखने के बाद मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स होता था, तो फिर मैं बाकी चीज़ों पे फोकस अच्छे से कर पाता था। तो आपने पढ़ाई के दौरान फुटबॉल आपका प्रिय खेल रहा है, तो फुटबॉल को कितना समय दिया? मतलब अमूमन तौर पे आप 1-1.5 साल आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई के जब एग्ज़ाम्स थे उस दौरान भी आपने कभी फुटबॉल या क्रिकेट को देखा है, खेला है? जी, मैं खेलने का तो इतना चांस नहीं मिल पाता था, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला पढ़ाई करता था, ऐसा कुछ फ्रेंड सर्किल नहीं था यहाँ पे। बट देखना जब भी मौका मिलता था, रात में मैचेस आते थे 12-1 बजे, मैं देख लेता था। जिस वर्ल्ड कप आया था लास्ट ईयर, प्रीलिम्स के बाद में, मेंस के पहले, तो तब मैं वर्ल्ड कप भी मैंने फॉलो करा था, क्योंकि वो थोड़ी देर में देखता था, वो 1-1.5 घंटे का ही होता था। वो देखने के बाद माइंड भी रिफ्रेश होता था, एंड उसके अंदर मैं अच्छे से पढ़ भी लेता था। और आप एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि आपके परिवार में भी बिल्कुल एक एजुकेशन का माहौल रहा है। आपने खुद ने बताया कि आपके नाना, आपके दादा, आपके ताऊ सभी अच्छे पद पे रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे रहे हैं। तो आपको क्या मानते हो, उनसे कोई इंस्पायर मिली, या आप ही का शुरू से आप इसी तरह टैलेंटेड रहे हैं? जी, मुझे लगता तो है कि उनके जीन्स ही मेरे अंदर आए हैं, कि मैं उनके नक्शे कदमों पे चल पा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट करा कि जो भी मैं डिसीजन लूँ। मेरे दादा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रह चुके थे, मेरे नाना भी आरएएस रह चुके थे, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी सब सर्विसेज में रह चुके हैं। तो वो एनवायरनमेंट मेरे पास था, बट उन्होंने कभी मेरे पे उसको थोपा नहीं कि तुमको यही करना है, तुमको इसी लाइन के अंदर आना है। उन्होंने मुझे फ्रीडम प्रोवाइड करी कि तुम जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। मैंने 2.5 साल नौकरी करी, उसके बाद में जो खुद की इच्छा से मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज देना है। उस वक्त भी सबने मुझे पूरा सपोर्ट करा कि ठीक है, तुम्हारे खुद की मर्ज़ी से डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें भी उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। आपको लगता है कि पूरे जीन्स आपके उसमें एजुकेशन के रहे हैं, या आपकी मेहनत कुछ ज़्यादा रंग लाई? जी, दोनों का मैं कॉम्बिनेशन बोलूँगा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ अचीव नहीं हो पाता है। एंड यूपीएससी में स्पेशली मैं बोलूँगा कि मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं होता है। कि मैंने 2017 में स्टार्ट करा था, मुझे पता नहीं था कि मेरा कैसा रहेगा, और किसी भी स्टेज पे आप एलिमिनेट हो सकते हो। तो वो थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा वो अंदर से पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड हार्डवर्क करा है, उसके बाद में ही ये सफलता मिली है। ये माना जाता है कि जो प्रोफेशनल्स पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा अवसाद में आ जाते हैं। लगातार आप घटनाएं देखने को मिलती है कि कई ऐसी दुखद घटनाएं रही कि उन्होंने एक अपने खुद की लाइफ को भी ख़त्म करने की स्थिति आ गई है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कुछ संदेश दे पाएंगे कि क्या लाइफ में
केवल पढ़ाई ही सब कुछ है या पढ़ाई के साथ साथ भी आप सब कुछ और कर सकते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता है। एंड एग्ज़ामिनेशन बस एक लाइफ का स्टेज है। अगर वो पार करा तो आप किसी एक पाथ पे चले जाएंगे, वो पार नहीं करा तो आप कुछ और पाथ पे चले जाएंगे। पर रास्ते बहुत होते हैं ज़िंदगी में जाने के लिए। तो हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी पाथ चूज़ कर रहा है उसमें अच्छे से परफॉर्म करे। अगर नहीं हो पा रहा है तो उन अपनी गलतियों से सीख के कहीं और डाइवर्ट करे। पर अपनी खुद की ज़िंदगी लेना जितना बड़ा कदम बहुत ही दुखनीय है। एंड मेरा ये मानना है कि फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करें कि बच्चे कभी अननेसेसरी बर्डन में नहीं आए जिसके कारण उनको ऐसा कदम लेना पड़े। आपने कभी ऐसा किसी बच्चे को किसी को मोटिवेशन किया है? किसी बच्चे हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई और हो, कोई पड़ोसी हो, कोई मोटिवेट करने वाला काम किया है कुछ? जी, अभी तक अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली है मेरे को कि डायरेक्टली किसी को मोटिवेट करूं। आई एम होपिंग कि मेरी परफॉर्मेंस देख के इनडायरेक्टली लोग मोटिवेट होंगे एंड अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर वैसा होगा तो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा कि अगर मैं दुनिया में किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकता हूं तो काफ़ी बड़ा उपलब्धि होगी मेरे लिए वो। एक बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि अब तो आप गवर्नेंस के पार्ट बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पार्ट बनने जा रहे हैं। तो वास्तव में क्या क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है अब इस राज्य में, इस देश में? जी, डेफिनेटली मेरा मानना है कि इंडिया 70 सालों में इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। एंड गवर्नेंस हैज़ बीन द स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री। उसी के बदौलत आज काफ़ी जो स्कीम्स चलती हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड हो गया तो वो चलता रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने भी ज़रूरी होता है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है गवर्नेंस में। तो वो भी नेक्स्ट चैलेंजेस आए हैं। तो हमेशा इसमें हमको चेंजेस करने रहने पड़ते हैं, इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ते हैं। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा हूँ तो मैं उस जो गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको एक लेवल और इम्प्रूव कर सकूँ ताकि आगे वाली जो जनरेशन आएगी वो उसको और आगे ले जा सके। आप देश में टॉपर रहे हैं, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैडर चूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से अब कैडर आपको चूज़ करना है। आपके ऑप्शन क्या क्या होंगे कैडर्स चूज़ करने में? कौन सा आप राज्य सबसे पहले प्राथमिक तौर से आप चूज़ करेंगे? जी, मैंने राजस्थान को ही टॉप प्रेफरेंस पे रखा है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, यूपी है। ये मेरे टॉप 3 कैडर्स हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की अच्छाई भी है, कई तरह का डेवलपमेंट भी है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किस दिशा की तरफ आप फोकस करना चाहेंगे कि उस जो भी परेशानी है, कोई जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके? फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी? जी, राजस्थान में जैसे आपने कहा काफ़ी सामाजिक समस्याएं भी है जिनका हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे महिलाओं की शिक्षा हो गई, या फिर जैसे डाउरी हो गई, या फिर कन्या भ्रूण हो गया। इस टाइप की जो सोशल इविल्स हैं इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं खुशकिस्मत समझूंगा खुद को कि अगर मैं सर्विसेज में आ पाऊँ, आने के बाद में मेरे को थोड़ा सीखने को मिले एंड उसके बाद में मैं कोशिश कर सकूं कि मैं थोड़ा पॉजिटिव चेंज इस स्ट्रक्चर के अंदर ला सकूं ताकि ओवरऑल राजस्थान एज ए स्टेट और ज़्यादा इम्प्रूव करे। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान ने ई गवर्नेंस में बहुत काफ़ी प्रोग्रेस करी है। अगर इसी को ही हम आगे बढ़ाकर एजुकेशन या फिर सोशल सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट्स ला सकें तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी उससे। कुछ ऐसा मॉडल आपने सोचा है दिमाग में कि ई एजुकेशन हो या ई गवर्नेंस हो, तो वो कुछ ऐसा मॉडल अलग हटके जो आप करना चाहेंगे? जी, ऐसे कोई स्पेसिफिक मॉडल तो नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में जैसे आपने पूछा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड जो बोलते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से ही बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी वो आगे जाके ना केवल पढ़ाई कर सकेंगे पर वो अच्छे नागरिक भी बन सकेंगे। जैसे गंदगी ना फैलाना या फिर ट्रैफिक रूल्स की पालना करना, ये सब बेसिक एजुकेशन से ही आता है। अगर बहुत छोटी उम्र से घर के अंदर ही या जो नर्सरी में टीचर्स वगैरह हैं वो ये सब बच्चों के अंदर डाल सकेंगे, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे हिसाब से। एजुकेशन की बात आती है, आज की जो एजुकेशन है क्या वास्तव में कोई एक बेसिक एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन आप सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट दे पा रहे हैं बच्चों को? जी, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट
क्वेश्चन है जिसको मतलब ऐसे अपन 0-1 में आंसर नहीं कर सकते। काफ़ी गवर्नमेंट भी स्टेप लेती है, पर फिर भी कई जगह काफ़ी चीज़ें लैकिंग भी होती हैं। तो दोनों घर वालों को एंड टीचर्स को एंड गवर्नमेंट को सबको एक साझा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके लोगों को, खासकर छोटे बच्चों को, क्योंकि आगे जाके वो छोटे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। एंड अगर हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे तो वो अपने घर के अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बेसिक लेवल पे अगर हम एजुकेशन इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। राजस्थान के सरकार के कोई भी मंत्री हों या पूर्व सरकार के मंत्री रहे हैं, उनकी कोई बधाई आई आपके पास? जी कल किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? जी काफ़ी मंत्रियों ने बधाइयाँ दी है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने बधाई दी, देन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने भी बधाई दी। कल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी फ़ोन पे मुझे बधाई दी। श्री यूनुस खान जी का भी फ़ोन आया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतने पहले मैं इन सबको दूर से देखता था, आज वो मुझे बात करके मुझे बधाई दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब आप रोल मॉडल हैं, नेचुरल है तो रोल मॉडल हैं, तो फिर सबके बधाइयाँ आना वाजिब है। एक और प्रश्न है कि चूँकि आपके फादर आईएएस, खुद आईएएस हैं फादर, आपने बताया आपके नाना रिटायर्ड आरएएस रहे हैं, आपके दादाजी हमारे साथ बैठे हैं, उनको वो भी जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड हैं। तो आपके फादर का चूँकि आईएएस हैं, तो आपकी इस पढ़ाई में क्या योगदान है फादर का, बेसिकली फादर या मदर किसी का? जी उनका योगदान मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना मेरे लिए करा है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2013-14 से ही मेरे फादर मुझे बोल रहे थे कि तुम अगर एग्ज़ाम दोगे यूपीएससी का तो मैं गारंटीड बोलता हूँ तुम फर्स्ट बार में क्लियर कर लोगे। एंड मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं एक बार में क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा रुझान इंजीनियरिंग साइड में ज़्यादा था और यहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं। बट मैंने आज 3-4 साल 5-6 साल के बाद में वो चीज़ आज सही प्रूव हुई है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो उनको मेरे पे कितना भरोसा है। जितना मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है, उससे ज़्यादा उनको मेरे पे भरोसा है। सेम मैं मदर के लिए बोलूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। जब मैं छोटी क्लासेस में तभी उन्होंने मेरे को हमेशा पुश करा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। जब अभी घर पे मैं पढ़ रहा था तभी उन्होंने मेरे को अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा कि मुझे सही टाइम पे खाना मिले, कभी कोई दिक्कत नहीं हो, कभी भी कोई मुश्किल हो तो मुझसे बात करें। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि जब आपका रिजल्ट आया कल, तो आपको सबसे पहले किससे पता लगा कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो, आप टॉपर हैं? मतलब अविश्वसनीय चीज़ आप बता रहे हैं कि अविश्वसनीय चीज़ रही है, तो वो किससे पता लगी? आपको खुद ने उस रिजल्ट को देखा या कहीं पापा मदर कहीं फ्रेंड के थ्रू पता लगा? नहीं, घर पे तो मैंने बोल रखा था कि मैं ही मेरा रिजल्ट देखूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप मेरा रिजल्ट मत देखिए। एंड एक ग्रुप बन रखा था जिसके ऊपर लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि 7 बजे के अराउंड रिजल्ट आएगा। तो मैं बैठे बैठे मैं वेट कर रहा था कि कब वो लिंक आएगा जिससे मैं फाइल डाउनलोड करके देख सकूँगा। और जैसे ही वो लिंक आया मैंने डाउनलोड करके देखा, पर उसमें जनरली स्क्रॉल करके नीचे जाके देखना होता है आपका नाम कहाँ पर है। मैंने वो फाइल चालू करी, सबसे ऊपर मेरा नाम दिख गया। तो एक बार के लिए तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने बंद करके फिर से खोला, फिर वही देखा, सिस्टर साइड में बैठी थी, उसको भी दिखाया, तब रियलाइज़ हुआ कि सही में फर्स्ट रैंक आई है। तो सही में काफ़ी अविश्वसनीय था मेरे लिए वो पल आपका विश्वसनीय था। और चूंकि रिजल्ट आपका आया, तो रिजल्ट के समय आपके साथ साथ कौन था? जी मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, मेरी मदर भी घर के अंदर ही थी। फादर को हमने तुरंत फ़ोन करा, ऑफिस से जितनी जल्दी हो सके घर पर आए। उसके बाद में तो सारे घर वालों की तरफ से शुभकामनाएं आई, काफ़ी लोग मिलने के लिए भी आए। तो कल से तो एकदम ही काफ़ी बिजी चल रहा है। तो अब आप बताएं कि एक चीज़ और कि आपने इस पूरी जो आपने टॉप किया उसको किस तरह से देखते हैं? इंस्पायर मतलब किसका इसमें सबसे रोल मॉडल रहा? कौन रहा आपका रोल मॉडल? जी मैं रोल मॉडल तो सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे ताऊजी एंड मेरे पिताजी ही रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने बचपन से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा है। और भी मेरे फादर के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी मैंने देखा था। तो वही मेरा मेन मोटिवेशन, मेन रोल मॉडल मैं बोलूँगा, जिनको मैंने फॉलो करा एंड आज मुझे कामयाबी मिली। एक और आपने पहले भी बताया था कि मदर फादर, एक उनमें आपका गर्लफ्रेंड का भी नाम आता है कि वो भी आपको सपोर्टेड बहुत किया। सपोर्ट करने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो कोई भी। तो उसने किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, किस तरह से आप उससे मोटिवेट हुए?
जी, मैंने बाद में देखा कि कई लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पिक करा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से हम रिलेशनशिप में रहे हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग इन जापान। मैं कोरिया में था, उसके बाद में मैं यहाँ पर आया, तो लॉन्ग डिस्टेंस में था, बट हमेशा उसने मेरे को सपोर्ट करा। जब मैं यहाँ पे आने का डिसीजन ले रहा था, तब उसने मेरे को पुश करा कि तू जाएगा तो तू एक बार में क्लियर कर लेगा। अगेन मेरे फादर जैसे ही था कि उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। एंड कभी भी मुझे लगा कि मैं डाउन फील कर रहा था या मुझे थोड़ा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, तो उसने मुझे हमेशा पॉजिटिव वे में ही सपोर्ट करा कि नहीं तुम कर सकते हो। एंड वो मेरे हिसाब से वैसा मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, क्योंकि 2 साल का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। एंड जितनी भी पॉजिटिव आपको फीलिंग्स बाहर से मिल सके, उतना ज़्यादा ही वो आपको ऊपर उठाती हैं एंड पुश करती हैं कि आप अगर आप नेगेटिव भी फील कर रहे हैं तो आप तुरंत उठ के उस चीज़ को भुला के आगे बढ़ के अच्छे से फिर से तैयारी पे फोकस कर सकते हैं। शी इज़ जापानीज और इंडियन? नहीं वो शी इज़ माई कॉलेज मेट, मेरे बैच में ही थी, एंड शी इज़ वर्किंग इन जापान। ओके, प्रोफेशनल IITian और सेम बैच IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, शी इज़ वर्किंग देयर। अब एक अंतिम सवाल आपसे कि आप इस पूरे जो एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, ये टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण पल होता है आपका इंटरव्यू। आपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपको क्या लगता, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे उस इंटरव्यू में? जी, मेरा बेसिक इंटरव्यू जो हुआ था वो मेरी जॉब प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा हुआ था। एंड मैं थोड़ा साउथ कोरिया में एक्सपीरियंस था उसके ऊपर हुआ था। 1-2 क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा नाम कनिष्क है, कनिष्क विमान का एक क्रैश हुआ था 1985 में, तो उसके ऊपर सवाल पूछा था। उससे आगे फिर वो टेरर के ऊपर चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि तब वो पुलवामा अटैक एंड वो सब भी उसी वक्त चल रहे थे, तो उसके ऊपर भी मेरी ओपिनियन ली गई थी। तो पर मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे जो सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपसे सरल भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएं, एंड वो कभी पुश नहीं करते, ऐसे ग्रिल नहीं करते इतना ज़्यादा। वो कोशिश करते हैं कि आप भी अपने नेचुरल वे में पॉजिटिव आंसर्स दे पाएँ, एंड वही मेरे साथ हुआ। एंड अभी मार्क्स तो मुझे पता चल ही नहीं है कितने मिले होंगे इंटरव्यू में, बट आई एम होपिंग कि फर्स्ट रैंक आई है, तो इंटरव्यू का उसमें काफ़ी बड़ा रोल था। राजस्थान कैडर की आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान कैडर ये आपकी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, उसमें भी अगर गवर्नमेंट या एज पर पॉलिसी आपसे पूछा जाए कि आप किस डिपार्टमेंट को चूज़ करेंगे, तो वो कौन सा होगा? जी, ऐसे डिपार्टमेंट तो मैंने अभी डिसाइड करा नहीं है। एंड ये तो ब्यूटी है IAS की कि कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता है, आपको कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल सकता है। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे को डिपार्टमेंट मिले, मैं उस डिपार्टमेंट में जाके अपना 100% दे सकूं, एंड जो भी मेरी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स ला सकूँ। हम एक बार फिर लौटेंगे कनिष्क के पास। इनके दादाजी हमारे साथ हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी से पद से रिटायर्ड हुए हैं, और वो भी इनके जी हाँ जी। एक हम भवनेश, कनिष्क से प्रेजेंट पॉलिटिक्स सिनेरियो पे भी विचार जानना चाहेंगे। हाँ जी जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स सिनेरियो है वो क्या है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं यही कहूँगा कि जनरल इलेक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री में, वो 5 साल में होते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सिटीजन्स हैं, एलिजिबल सिटीजन्स हु आर एलिजिबल टू वोट, उनको जाके वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी 5 साल में एक बार मिलती है। एंड मैंने इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में इतने फॉलो तो करता नहीं हूँ, बट मुझे पक्का भरोसा है कि जो देश की आम जनता है उनको वो सही इश्यूज़ पिक करके उसके ऊपर जाके वोट करेगी, एंड अल्टीमेटली जो उनका मैंडेट होता है वही सरकार बनती है। क्योंकि हमने लास्ट 70 ईयर्स से देखा है कि डेमोक्रेसी हमारे कंट्री की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है, एंड आई डोंट थिंक कि इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी मैं किसी और कंट्री में देखता हूँ जो कि इंडिया में है। अब हम एक जवाबदेही पे क्या राय है कनिष्क की? भवनेश, ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही पे कनिष्क की क्या राय है? तनिष्क, एक और सवाल है हमारे स्टूडियो से कि ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही पर आपकी क्या राय है? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही जो है वो आज किस स्थिति में है, उसमें आपकी क्या राय है? किस तरह की ब्यूरोक्रेसी जवाबदेही मिलनी चाहिए जनता के प्रति? जी, ब्यूरोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो जनता की जो डिमांड है, जनता का जो मैंडेट जो सरकार को मिलता है, उसको सही से इम्प्लीमेंट करे। एंड अकाउंटेबिलिटी जो आप बोल रहे हैं, जवाबदेही, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि
कोई भी ब्यूरोक्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फील्ड में जाके काम करे एंड वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझे और उनके इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जनता की समस्याओं को समझे एंड उनका जाके जितना हो सके उनका उसका समाधान उनको जाके दे सके। आपको लगता है कि अभी आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के समाधान हो रहे हैं? जी, ब्यूरोक्रेसी अभी मतलब मैंने लाइव वर्किंग तो देखी नहीं है फील्ड में जाके, बट मेरा ये मानना है कि हमारे देश में काफ़ी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं ओवर द ईयर्स, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करी है, क्योंकि तभी ये जो हम स्टील फ्रेम बोलते हैं 70 साल से ये स्ट्रॉन्ग टिका हुआ है एंड इसी के बदौलत जो सरकार की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो भी जस्ट एज डेमोक्रेसी, एंड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हार्ड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स जो जाके सही में लोक सेवा करते हैं। आपकी आईआईटी में सबसे पहला आपका आईआईटी फोकस रहा, तो आप क्या इस सिविल सर्विसेज में आईआईटी को कोई प्राथमिकता देंगे कोई साथ में? जी, मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेरी ग्रेजुएशन था एंड अभी हम जैसे रिसेंटली देखेंगे तो ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि गवर्नेंस के अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड मेरा ये बिलीफ है कि कंप्यूटर साइंस जिस तरह से अब का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रही है, इनका रोल भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा गवर्नेंस में। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में ये मैं होपफुली यूटिलाइज कर पाऊँगा सर्विसेज के अंदर एंड जितना हो सके और सिस्टम को इम्प्रूव कर पाऊँगा। आपका सिस्टम पे इम्प्रूव करने पर पूरा फोकस है और कनिष्क का ये कहना है कि सिस्टम जो हालांकि उन्होंने ये चीज़ पे भरोसा जताया है कि जरूर चाहेंगे कि कनिष्क के परिजन भी क्योंकि साथ में हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें और उनसे जाने कि अपने बेटे की सफलता पे उनका क्या कहना है। हमारे साथ कनिष्क के दादाजी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनकी सफलता का राज दादाजी बताएंगे कि किस तरह से सफल हुआ है कनिष्क। आप बताएं, आपको एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपके पोते की टॉपर बनने पे। आप क्या सोचते हैं किस तरह से कनिष्क आगे पहुंचा है और किस तरह से आगे और सफलता हासिल करेगा? धन्यवाद सर इसके लिए। कनिष्क ने अपने जीवन में मेहनत बहुत की है और शुरू से ही मतलब इन्होंने इसके पहले भी आपके ओलंपिक एशियाड के अंदर इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की दोनों सब्जेक्ट में, साइंस में और मैथ्स में। और अभी जो इसके बाद भी जब वहाँ गए क्या नाम कोरिया दक्षिण में रहे, तो वहाँ किसी भी कारण से मान लो इनका मन नहीं लगा होगा या वहाँ की वातावरण ठीक नहीं था, खाना वाना इनके जमा नहीं, तो वहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ करके मन करके पढ़ाई की और उन्होंने यही कहा फिर तुम निकलोगे, निश्चित रूप चाहिए हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ही पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है बाबा जी का आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार से पढ़ता रहा है। हमने भी उनको किसी तरह डिस्पेंस वाली बात नहीं की। जब तक ये रहा यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो हमने जब भी हमारे पास गया तब मैंने इनको ये किया कि अपनी पढ़ाई में अच्छा और आराम से तुम पास होगे, निश्चित रूप से IAS बनोगे। ये इनको उत्साह देते रहे और ये पढ़ाई करता रहा। वैसे कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में इनको किसी ने नहीं किया। और जिस दिन मतलब ये कल की बात है जब ये पोती ने मतलब ये सूचना दी, तो हमारे तो मतलब खुशी के आंसू नहीं रुके। पैर जिनमें पढ़ रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। मैं सोचा क्या बात है, कैसी ये भी थोड़ी रो करके बहुत घबरा करके कह रही थी। फिर कनिष्क से बातचीत हुई, कहीं कि ना बाबा जी मैं IAS में टॉपर होया और मैं कलेक्टर बनूँगा। चलो ठीक है, बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैंने। और इस प्रकार से मुझे बहुत ही खुशी है, इन्होंने हमारे परिवार का, हमारे समाज का और जयपुर का और एक तरह से राज्य का नाम रोशन किया है। और ये आगे से इसी प्रकार जो उन्नति कर देने, ये हमारी शुभकामना है। ये अभूतपूर्व पल रहा है आप लोगों के लिए। आप खुद कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं हुआ, और किस तरह से देखते हैं कि अब आगे कैसे बढ़े कनिष्क? आगे जो ब्यूरोक्रेसी, आप स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड है, और अब आपको क्या देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसे आगे कुछ कमी है या कैसे आगे सुधारा जा सके, कैसे कनिष्क उसमें आगे बढ़ सकता है? ब्यूरोक्रेसी में जो भी इनके काम है, जो भी इनको सरकार ने जो भी विभाग दिया है, उस विभाग ने अपने जो भी जनता से संबंधित कार्य हैं, कोई भी हो,
चाहे गरीबी उन्मूलन हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे कोई और कोई रोजगार की बात हो, इनके लिए ये थोड़ी जितने अपने क्षेत्र में अपने जिस विभाग को ये काम कर रहे हैं उसमें करें, यानी उसको थोड़ा डेवलपमेंट करें तो ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी यही यानी शासन भी एक ब्यूरोक्रेसी पर चलता है, ये मैं कहूँगा। हमारे साथ तनिष्क की सिस्टर है तन्मया। तन्मया, आप बताएं, आप डॉक्टर तन्मया हैं, ये अभी एसएमएस से ईएनटी में एमएस कर रही हैं और ये भी प्रोफेशनल हैं। ये बताएंगे कि उनके ब्रदर ने किस तरह से उनका भी उन्होंने किस तरह से उनको इंस्पायर किया, और क्योंकि पहले जब वो रिजल्ट आया तो वो साथ में सबसे पहले यही उन्हीं की थी। तो हम बात करें तन्मय से। तन्मय, आप बताएं, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब इन्होंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट हूँ? पहला रिएक्शन तो हम लोग को बिलीव नहीं हुआ था, दोनों को ही साथ में। फिर जब हमने वापस से नाम देखा तब हम लोग को बिलीव हुआ कि ये हो चुका है, और उसके बाद से अब तक हमें वो चीज़ सपना लग रही है और पता नहीं है कि कब हमें ये रियलाइज़ होगा ये सब कुछ सच है और हम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ में। और कल हम लोग ने खुशी के मारे बस हम लोग के आंसू आ रहे थे, और आज भी वैसा ही माहौल है घर के अंदर सेम, और सब लोग बधाइयाँ देने के लिए आए हुए हैं। गले मिली मैं सबसे पहले इसके।